नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमें यहाँ पे आपके फेस में नए वीडियो के माध्यम से लाना पड़ा। शिक्षक भर्ती में अधिगम अक्षमता। आपको पता है अधिगम अक्षमता से 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, ये सभी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं और शिक्षक बनना है तो इसे ज़रूर पढ़ना है। दोस्तों, आइए इन टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बात करेंगे, पूरा बेसिक से जानेंगे, पूरा डिटेल के साथ, तभी आपके 2 नंबर यहाँ पे कंफर्म होंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अधिगम अक्षमता एक बृहद प्रकार के कई आधारों पर विभेदीकृत किया गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया 201 एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिएबिलिटी ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो निम्नलिखित है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया गणित कौशल संबंधी विकार, और चौथा आपका होता है डिस्फेसिया, जिसे वाक क्षमता संबंधी विकार यानी बोलने की क्षमता संबंधी जो विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार जो होता है। डिसआर्थोग्राफिया ये वर्तनी संबंधी विकार है। और सातवां है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी श्रवण संबंधी विकार को बोला जाता है। और आठवां है आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी जो विकार है। नौवां विकार है जो दोस्तों सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी जो विकार होता है। अगला जो विकार है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। ये 10 आपके विकार हैं। हो सकता है यूट्यूब पे पहली बार ये 10 विकारों की एक साथ बात की जा रही है दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। अब आप बारी बारी से एक अध्ययन करेंगे। अब आपकी बारी है, एक एक जो है सभी यहाँ पे कंसेप्ट लाएंगे। पहला हम बात करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन या भाषा, डिफिकल्ट स्पीच। वर्ष जो है 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रूडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को शब्द अंधता भी कहा गया है, शब्द अंधता भी कहा जाता है डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया को भाषाई और संकेती कोडों भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा लिखित रूप में मौखिक एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। आप इसे नोट्स या पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम में जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे डिसलेक्सिया के लक्षण दो, तो इनके लक्षण क्या होता है, हम पहचान कैसे। देखिए, वर्णमाला में जो अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, एकाग्रता में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर्ण वर्णों का लोप होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना, जैसे नाम को मान या शावक को शक पढ़ जाना, ये सभी आपके आते हैं डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना और भाषा का अर्थपूर्ण का अभाव तथा क्षीण स्मरण शक्ति, ये 10 में पहचान है आपके डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। अगली जो बात करें डिसलेक्सिया की पहचान उपर्युक्त लक्षण हालांकि जो है दोस्तों डिसलेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी होते हैं, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्णतः विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिसलेक्सिया घोषित नहीं किया जा सकता है। डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए सन 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण विकास किया। भारत में इसके लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे लाए हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे साथी शिक्षक बंधु भाई बहन बहुत कंफ्यूज थे कि सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बुक में कुछ और आंसर होता है और आप कुछ और बता देते हैं। तो ये इसलिए लाया गया, पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज़ की बात करेंगे, एक एक लाइन की बात करेंगे, एक एक कंसेप्ट की बात करेंगे। अब डिसलेक्सिया के उपचार क्या है, अभी आपने लक्षण जान लिया, इसको उपचार जान लेते हैं। डिसलेक्सिया पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण करके या अधिगम पद्धति के द्वारा
निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। सेकंड हम बात करेंगे आपके डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, यानी वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज 2006 में, ये सभी नोट कर लेंगे। लेकिन डिस्ग्राफिया के लक्षण आइए जान लेते हैं। इनके लक्षण डिस्ग्राफिया के कैसे पहचानेंगे। लिखते समय स्वयं से बातें करना, यह डिस्ग्राफिया कहलाएगा। अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना। पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नज़दीक पकड़ना, या अपठनीय हस्तलेखन या लाइनों के ऊपर नीचे लिए जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये सभी आपके डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं इसका उपचार दोस्तों। तो डिस्ग्राफिया का क्या उपचार है। चूंकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। थर्ड आपका आता है डिसकैलकुलिया। ये सभी लोग जानते होंगे, ये एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतराल अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय क्षमता शामिल होते हैं। ये सभी आपके डिसकैलकुलिया में हैं। और डिसकैलकुलिया के लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, ये सभी अधिगम अक्षमता के। तो इसके लक्षण जान लेते हैं। पहचान, नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है तो डिसकैलकुलिया होगा। अंकगणित संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई। अंकगणित संक्रियाओं में अशुद्ध परिणाम मिलना। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई। चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई। दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ। नगद अंतरण या भुगतान से डर, ये सभी आपके हैं डिसकैलकुलिया। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इससे आपके एग्जाम में आता है। समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, ये सभी आपके डिसकैलकुलिया के आते हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण है मस्तिष्क में उपस्थित क्या है, कॉर्टेक्स की कार्य विरूपता को माना जाता है। कभी कभी दोस्तों है कि तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण भी या कार्यक्रमी स्मृति के अभाव के कारण भी डिस्ग्राफिया उत्पन्न हो जाती है। अब जो हम बात करेंगे इसका कारण में, इसको हमने बात कर लिया। अब इसके उपचार के बारे में बात करते हैं। उपचार देख लेते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया का। उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर डिसकैलकुलिया को कम किया जा सकता है, यानी डिसकैलकुलिया को कम किया जा सकता है उचित अधिगम और रणनीति अपनाकर। और कुछ प्रमुख रणनीतियाँ आपके निम्नलिखित है। रणनीतियाँ भी आपसे साझा कर रहे हैं दोस्तों, बहुत कम मिलेगा आपको यूट्यूब की क्लासेज पर, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी सरकारी सीट के लिए, आपको सपने के लिए। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना। फ्लैश कार्ड और कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना तथा गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। अगला आता है आपका डिस्फेसिया आता है दोस्तों। यह एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिस और फासिया, जिनके शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता एवं वाक होते हैं, ये इनसे मिलकर बने होते हैं। शब्द डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ वाक अक्षमता से है। वाक यानी बोलना, इस डिस्फेसिया यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिसे ग्रसित बच्चे विचार के व्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति यानी ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। डिस्फेसिया को ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। और डिस्प्रेक्सिया की बात करते हैं, यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है और इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र को बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये दोस्तों आपका दूसरा आ गया सेकंड, लेकिन इसके नीचे की हम बात करेंगे। डिस्पेक्सिया की हम अभी बात कर रहे थे। इसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया की बात करेंगे दोस्तों, तो डिस्प्रेक्सिया जो है आपका, ये मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। डिस्प्रेक्सिया, अभी हमने पिछले क्या बात किया था, डिस्फेसिया के बारे में बात किया था। डिस्फेसिया आपका वाक संबंधी है और डिस्प्रेक्सिया जो है
ये चित्रांकन संबंधी, चित्रांकन यानी चित्रों का आंकन जो करते हैं उसके संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। और इससे ग्रसित बच्चे जो लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब चित्त से संबंधित है। और अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता, इनका अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनका भी कम्बिनेशन किया गया है कि जो अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता जो है, पद एक समान आदमी भाषा में एक दूसरे के पर्याय है और भ्रमवश में ये दोनों पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता। लेकिन यह दोस्तों सर्वथा गलत है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में जो होता है, हम बात करेंगे, स्पष्ट अंतर है जिन्हें आप उनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे, अधिगम अक्षमता को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कार्य विरूपता के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझ गए होंगे, जो अधिगम अक्षमता होता है इसको लिखित मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनोवैज्ञानिक की प्रक्रियाओं में कार्य विरूपता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जबकि आपकी जो मानसिक मंदता है, जो आपकी मानसिक मंदता है, यहाँ पर हम देखेंगे मानसिक मंदता को मानसिक विकास की ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास और बुद्धि वाले बालकों से कम होता है, औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। तो इस अंतर को आप तालिका के माध्यम से स्पष्ट हम बता रहे हैं। तो आपकी अधिगम अक्षमता वाला हो गया और आपका ये क्या हो गया, मानसिक मंदता। तो ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका अधिगम। ये नोट कर सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अधिगम अक्षमता समझेंगे। देखिए दोस्तों, औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धिलब्धि प्राप्तांक और मस्तिष्क की समान कार्य प्रणाली बाधित नहीं होती है, यह औसत होता है। और योग्यता और उपलब्धि में अंतर स्पष्ट क्या है कि अधिगम अक्षम व्यक्ति जो है मानसिक मंदता से ग्रसित हो, यह आवश्यक नहीं है। जो अधिगम अक्षम व्यक्ति है वो मानसिक मंदता से ग्रसित हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जो मानसिक मंदता से ग्रसित हैं वो आवश्यक है कि अधिगम अक्षमता हो सकते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमें ज़रूर आपके सामने लाना था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये नॉलेज आप तक जरूर पहुँची होगी और ये नॉलेज बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी एग्जाम की वजह से और आपके सिलेक्शन की वजह से। तो दोस्तों, क्लासेस डेली लेते रहें और क्लासेस चलती रहेंगी। जल्दी आपके एग्जाम आएंगे और आपकी एक सरकारी सीट होगी, आपका सिलेक्शन होगा। आप एक अध्यापक के तौर पर शिक्षक में एक नए पद हासिल करेंगे, आपकी एक नए पद पर नियुक्ति होगी। सभी मित्रों का मेरा दिल से धन्यवाद।